जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, पुराने टॉपिक से आपको कनेक्ट करवाता हूं। इससे पहले आपने पढ़ा था लिबरल्स के बारे में, ठीक है? जस्ट लिबरल्स के अपोजिट कंजर्वेटिव्स होते हैं। लिबरल के लिए आपको एग्जांपल दिया था कि यदि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा किसी और फील्ड में है और आपके पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, आपको सपोर्ट करते हैं, तो लिबरल्स कहलाएंगे। लिबरल्स कौन थे? जो इंडिविजुअल इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं, ठीक है? यूनिवर्सल सफरेज राइट, इक्वालिटी की बात करते हैं, वो लिबरल्स है, ठीक है? तो इसके अपोजिट कंजर्वेटिव्स कैसे हुए? सपोज दैट आपके पेरेंट्स को आपने बताया कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता और मैं ये करना चाहता हूं या करने चाहती हूं। अब अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया इट मींस लिबरल, लेकिन पेरेंट्स ने पलट के जवाब ये दे दिया कि पढ़ो लिखो, आईएएस बनो, देश को संभालो, तब क्या करोगे आप? तब कहोगे आप इन्हें कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि जो लोग पुराने ट्रेडिशनल कल्चर्स वैल्यू को लेकर के चलते हैं, ये कैसी फिलॉसफी है जिसे आप कह सकते हैं कि पुराने ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज को साथ में लेकर के चलते हैं, पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं, उन्हें कंजर्वेटिज्म कहा जाता है, ठीक है? तो ये लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक? जो ऑर्थोडॉक्स या फिर आप कह सकते हैं पुराने से पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा झिझकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें कंजर्वेटिव्स कहते हैं। अब जो टॉपिक है इसके कंटेक्स्ट में क्या है कंजर्वेटिज्म, उसको समझेंगे। कहा जाता है कि अब मैं ही कहता हूं, आचार और विचार जो इतने पुराने उतने अच्छे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय हो, ठीक है? कभी कुछ आचार सड़ भी जाता है और कुछ विचार जो पुराने हैं वो भी सही नहीं होते हैं, तो समय के साथ जरूरी है चेंजेस। अब कंजर्वेटिव को भी चेंज होने की जरूरत थी, ये हम समझेंगे कि यूरोप में भी कंजर्वेटिज्म बाद में चेंज होता है, ठीक है? तो 1850 एक तो चैप्टर में आपको सोसाइटी में क्या चल रहा था वो बताया गया है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक टाइम लाइन है कि किसके बाद क्या क्या हुआ। तो अभी हम समझेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या हुआ है। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है? सबसे पहले समझिएगा नेपोलियन के बारे में। मैं बार बार आपको कहता हूं कि नेपोलियन के इर्द गिर्द जो भी चीजें हुई हैं ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी बायोग्राफी नेपोलियन की आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं, आप जरूर देखिएगा उसे 9th-10th के रिस्पेक्ट में, और आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जो आगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया होगा, तो जरूर देखिएगा। क्योंकि नेपोलियन के आसपास बहुत चीजें हुई हैं, ठीक है? यूरोप में जो भी चीजें घट रही है वो नेपोलियन के आसपास हुई है, तो उससे रिलेट कर पाएंगे आप लोग। 1815 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू। ब्रिटेन में एक जगह है, ब्रिटेन एक एनिमी है फ्रांस का, और यहाँ पे बैटल हुआ जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है? अब इसमें आप ऐसे समझिएगा 1804 से, क्योंकि 1789 में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना 1791 में, 1791 के बाद रेन ऑफ टेरर चला, और रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टरी रूल के बाद आए नेपोलियन साहब। तो नेपोलियन जब आए 1804 में, तो वहां से लेकर के 1815 तक उन्होंने रूल किया डिक्टेटरशिप, और उस दौरान जितने भी रिफॉर्म्स किए, जितना भी एक्सपेंशन किया इन्होंने, उन सब से रिलेट करता है ये टॉपिक, ठीक है? तो डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 इन बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू में जब ये हार जाते हैं, तो उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट में एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म मींस कि कंजर्वेटिव की भावना जागने लगी, सभी लोगों को लगा कि वापस से हम लोग वही राजतंत्र यानी मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो बेसिक इंस्टीट्यूशन थे, चर्च, अथॉरिटी, इन चीजों को लाएंगे। तो ये स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गया उनके अंदर, ठीक है? बिलीव ऑफ कंजर्वेटिव, अब क्या था बिलीव कंजर्वेटिव्स का क्या रहा इस दौरान देखिएगा, तो उनका बिलीव ये रहा कंजर्वेटिज्म का, स्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। कौन से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन? जो पहले से चले आ रहे थे, जैसे कि मोनार्क। आपको याद होगा कि फ्रांस में जो है बर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो वहां पे मोनार्क, द चर्च अथॉरिटी होती थी, रिलीजियस अथॉरिटी चर्च, सोशल हायरार्की, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसी मेरिटोक्रेसी वाले व्यक्ति को राजा बना देंगे तो देश का कल्याण हो सकता है, राजा का बेटा डजंट मैटर, उसके पास इतना मेरिट हो चाहे ना हो, बनेगा तो वही। तो सोशल हायरार्कीज मींस वंश के आधार पे, ठीक ना?
प्रॉपर्टीज एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। फैमिली शुड बी प्रिजर्व का मतलब है कि आपको मैंने एरिस्टोक्रेट क्लास समझाया था, कॉमन वे उनका जुड़े रहने का, अलग अलग डिवीजन अलग अलग रीजन में रहने के बाद भी वो साथ में जुड़े हुए थे टाइज ऑफ मैरिजेस के थ्रू। तो फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ये सारी चीजों को प्रिजर्व करने की बात कंजर्वेटिज्म करता है। तो कंजर्वेटिव्स उन चीजों को वापस लाना चाहते थे जो कि यूरोप में नेपोलियन से पहले था, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने इन सभी चीजों को खत्म कर दिया था और डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की थी। इसके पहले जो चीजें थी वो क्या थी, राजतंत्र, चर्च की अथॉरिटी थी, क्लर्कियल प्रिविलेज होता था, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव एक्सेप्ट चेंज और नॉट। एक और चीज, जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये तो थॉट था कि वो पुरानी चीजों को वापस से स्टेब्लिश कर दे, मोनार्क हो या चर्च हो, इन सभी चीजों को वापस से स्टेब्लिश कर दे। लेकिन जो इस दौरान नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे, नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस रिफॉर्म्स लाए गए थे, नेपोलियन कोड में भी आपको बताया, वो चेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या, कंजर्वेटिव ने उस चेंज को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। प्री रिवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांति से पहले सोसाइटी था, उस चीज में नहीं जाना चाहते थे कंजर्वेटिव। कारण उसका समझिएगा, नेपोलियन के दौरान जो भी रिफॉर्म्स किए गए, क्योंकि नेपोलियन से पहले मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था और मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी खुश नहीं था। फ्यूडल्स राजा को काट ही रहे थे एक तरह से, ठीक है ना कुछ उनकी जेबें काटी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो जो प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी में है वो खुद नहीं जाना चाहते। उसका कारण क्या है, वाई? तो मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्क। देखिए नेपोलियन के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स किए गए, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम हो, इक्वालिटी का हो, राइट टू प्रॉपर्टी का हो, ठीक है ना, सेफरेडम या फ्यूडलिज्म को अबॉलिश करना हो, मैनेरियल ड्यूज को खत्म करना हो, ये जितने भी रिफॉर्म्स नेपोलियन के द्वारा किए गए, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन थे, एक तरह से मॉडर्न किया उसने इस सिस्टम को, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथन करता था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मींस जो चर्चेज हैं, जो वहां की मोनार्क सिस्टम है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। कैसे करता था प्रोवाइड? एक और सवाल, अब मॉडर्न आर्मी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। मॉडर्न आर्मी, नेपोलियन की आर्मी बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, ठीक है। अब मॉडर्न आर्मी किसी भी देश के लिए बहुत बेहतर हो सकती है। कारण उसका, क्योंकि अगर आपको वॉर लड़ना है तो आपको मॉडर्न आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी, आप पुराने ट्रेडिशनल वे में युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मींस जैसे आप आज की डेट में देखते होंगे जो भी हमारे लीडर्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनके अंडर में बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं, जो यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करके जाते हैं और उनको सलाह देते हैं, ठीक है, उनके कैबिनेट में वो लोग होते हैं। तो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी पहले नेपोलियन के काम करते थे, अब किन के लिए काम करेंगे? राजा के लिए काम करेंगे, ठीक है। डायनेमिक इकोनॉमी, डायनेमिक इकोनॉमी सोशल गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी तो नेपोलियन ने रिमूव किया था, जिसके कारण ट्रेड हो पाना आसान हुआ। उसने बहुत सारे जो छोटे छोटे टेरिटरीज हुआ करते थे उसको कंसोलिडेट किया था, जिसके कारण ट्रेड बहुत ज्यादा आसान हो पाया, तो उसके कारण इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई। तो डायनेमिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ सेफरडम एंड फ्यूडलिज्म। तो इन कंजर्वेटिव्स को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि एक समय तक सेफरडम जो है या फ्यूडलिज्म जो है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है, कब तक गुलाम बना करके रखेंगे। और ये फ्यूडल जो सामंतवादी व्यवस्था हुआ करता था, तो वो सेफरडम जो फ्यूडल्स हुआ करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं इनका जेब तो काट ही रहे थे, जो फ्यूडल्स हुआ करते थे। तो उन्हें ये लगा, ये रियलाइज हो गया कंजर्वेटिव्स को, ये जो चेंजेस किए गए थे अबॉलिशन ऑफ सेफरडम या फ्यूडलिज्म, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को और ज्यादा पावर देते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दैट इज व्हाई ये जो है प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, यानी कि रेवोल्यूशन से पहले की जो सोसाइटी थी, 1789 से पहले की सोसाइटी थी, उस तरह का चेंज नहीं लाना चाहते थे। चेंजेस चाहते थे बट ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको पूरी तरह से हटा कर दिया गया है तो इन्हें एक्सेप्टेंस था, बट ये ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। आपने क्लास 9th में याद होगा, रेडिकल्स पढ़ा, लिबरल्स पढ़ा, कंजर्वेटिव पढ़ा। तो कंजर्वेटिव आर दोज हु वांट ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। इंस्टेंट चेंज कौन चाहता था? रेडिकल्स, उग्र हो जाते थे। जो रेडिकल्स मींस ही होता है उग्र, ठीक। तो कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है, क्या ये चाहते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की। बेसिकली आप समझेंगे ओवरऑल कि कंजर्वेटिव्स कौन थे, 1815 के बाद क्यों इनमें स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म का बिलीव आया, क्या ये चाहते थे, और क्यों ये पुराने प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी में नहीं जाना चाहते थे। फिर इन्होंने मॉडर्न जो चीजें मॉडर्नाइज की गई थी नेपोलियन के द्वारा, उसे भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो चीजें अभी के मोनार्क सिस्टम को भी स्ट्रेंथन और पावर देता है, ठीक है। अब इनका आउटकम क्या रहा? इसका आउटकम रहा, अभी टाइमलाइन के हिसाब से हम पढ़ेंगे
कि इसका आउटकम क्या रहा। तो इससे एक साइन हुआ ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये 4 कंट्री जब नेपोलियन को हराया गया था तो यही चारों कंट्री इनके अगेंस्ट में थी, नेपोलियन के अगेंस्ट में थी, फ्रांस के अगेंस्ट में थी। PRI नहीं सॉरी पर्शिया, PR से रशिया, P से पर्शिया, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया एंड B से ब्रिटेन। इसे आप पर्व नाम से याद रख सकते हैं। पर्व यानी त्योहार जो होता है उसे पर्व नाम भी होता है, उससे आप याद रख सकते हैं। और नहीं तो जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, यहाँ पे पास में मॉल है जिसका नाम ही है APR और जस्ट बगल में है, तो APR बगल में है, आप जैसे चाहे याद रख सकते हैं। कंट्री के नाम कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और ब्रिटेन। आप यहां से याद रखेंगे तो पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। इन्होंने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियन को, सबने मिल करके नेपोलियन को हराया। और ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि मेट एट वियना टू ड्रॉ सेटलमेंट ऑफ यूरोप, यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। क्यों हुए इकट्ठे? क्योंकि यूरोप लगभग नेपोलियन ने लगभग सब जगह पे अटैक किया था। ब्रिटेन पे भी अटैक किया, रशिया पे अटैक किया, ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, ठीक है, पर्शियन अंपायर जो था, किंगडम था, उस पे अटैक किया। तो सभी के सभी लोग कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट थे। तो अब यूरोप का सेटलमेंट कैसे हो, किनके हिस्से में क्या जाना चाहिए, इस चीज के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है। द कांग्रेस was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich। ड्यूक मेटरनिक नाम याद रख लीजिए, ड्यूक वही है केटीएम ड्यूक वाले, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। केटीएम ड्यूक वाले नहीं, हालांकि यहाँ के चांसलर हैं, आप बाइक के नाम से याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। क्या चाहते थे ये? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको 2-3 स्टेटमेंट इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्होंने बात की है। एक मेटरनिक सिस्टम भी है जिसमें आप ये बताते हैं बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, अभी आपको मैं समझाऊंगा ये चीज क्या है, ठीक है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। कांग्रेस मींस लोगों का सम्मेलन, ठीक है। कांग्रेस मतलब हर जगह पार्टी नहीं होती है, लोगों का सम्मेलन, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। क्योंकि इन्होंने नेपोलियन को हराया तो ऑब्वियस सी बात है सेलिब्रेशन बनता है, और इसके लिए इन्होंने पार्टी होस्ट किया, जिसे कहा गया कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। ड्यूक मेटरनिक के द्वारा ये ट्रीटी ऑफ वियना बुलाया गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे? प्रोविजन अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, क्या क्या नियम कानून बनाए गए इस ट्रीटी में। जैसे आपने वर्साइलेस ट्रीटी पढ़ा था, तो वर्साइलेस ट्रीटी के कुछ प्रोविजन थे, वैसे ही यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना के कुछ प्रोविजन है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव टू रिस्टोर मोनार्की ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड एस्टैब्लिश न्यू कंजर्वेटिज्म। सबसे बड़ा बात, उद्देश्य क्या था इस ट्रीटी का? तो उद्देश्य था कि वापस से मोनार्क सिस्टम को हम रीइंस्टॉल करें, रीस्टैब्लिश करें, जो कि ओवरथ्रोन किया गया था नेपोलियन के द्वारा, ठीक है। और एक नया कंजर्वेटिव रूल रिजीम को वहां पे एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड टू पावर। बर्बन डायनेस्टी कहां की थी? फ्रांस की, ठीक है। तो इस बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। अब आगे थे आपके लुइस 18 का यहाँ पे शासन शुरू हो गया था फ्रांस के अंदर, ठीक। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रिस्टोर हो गई। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स अंडर द नेपोलियन। नेपोलियन ने बहुत सारी जगह को इन्वेड किया था, तो जितने भी जगह को इन्वेड किया करके उन्होंने कैप्चर किया था, उन सभी को हाथ से धोना पड़ा। फ्रांस ने उन सारी टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया। A series of states set up on the boundaries of France to prevent further expansion by France। देखिए नेपोलियन ने बहुत सारे आसपास के एरियाज को कैप्चर कर लिया था, तो आगे फर्दर फ्रांस एक्सपेंड ना कर पाए, इसके लिए चारों तरफ से सीरीज ऑफ स्टेट को सेटअप कर दिया गया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं स्क्रीन पर, इसे मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन से पार्ट को कहां पे सेटअप किया गया, कौन से पार्ट को कहां मर्ज किया गया। Netherlands, which include Belgium, was set up in the north and Genova was added to the Piedmont in south। तो आपका नीदरलैंड कहाँ है? नीदरलैंड देखिए ये रहा आपका, नीदरलैंड को सेटअप किया गया फ्रांस के नॉर्थ में जस्ट, ठीक है। और दूसरा आपका है ये इटली प्रोविनेंस है, ये इटली का पिडमोंट सार्डिनिया है, जिसे आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ेंगे। इसमें आपका जेनोवा को ऐड कर दिया गया। वहीं पे पर्शिया की बात की जाए तो पर्शिया आपका ये रहा, ये पर्शियन रीजन है। पर्शियन रीजन जो है वो उसे दे दिया गया वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्ट मीन्स ये वाला फ्रंटियर, वेस्टर्न फ्रंटियर दे दिया गया इसे। पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली।
तो नदर्न इटली कौन सा है आपका? तो नॉर्थ इटली, ये पूरा इटली है और ये नॉर्थ इटली है, ये वाला पूरा हिस्सा नॉर्थ इटली है, जिसे मैं डार्क सर्कल कर रहा हूँ, ये नॉर्थ इटली है जिसमें लोम्बार्डी और वेनिस आता था। तो ये वाला रीजन दे दिया गया ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, ठीक है। अब देखिए जर्मन स्टेट हैं कुछ, तो जर्मन स्टेट कौन से हैं? ये वाले जर्मन स्टेट हो गए आपके, ये जर्मन स्टेट है आपका, ठीक है। ये पर्शियन रीजन रहा और ये जर्मन स्टेट है, ठीक है। तो जर्मन स्टेट जिसको नेपोलियन ने इन्वेड करके जो 300 से 39 में कन्वर्ट किया था, उस जर्मन स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसको अनटच रखा गया। उसका कारण समझिएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का बिलीव ये भी था कि वो प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी में वापस नहीं जाना चाहते थे। अब प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी कौन सी थी, 1789 से पहले की सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें वो नहीं जाना चाहते थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि जो रिफॉर्म्स नेपोलियन के द्वारा किए गए, जो चेंजेस नेपोलियन के द्वारा किए गए, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन हो या सेफ्रेडम का अबोलिशन हो या फ्यूडलिज्म का अबोलिशन हो, ये सारी चीज़ें स्टेट को और स्ट्रेंथन कर रही थी और पावर दे रही थी। तो जो चीज़ें बेहतर हों, जो जिन चीज़ों से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, तो उन चीज़ों को ले करके कंजर्वेटिव चलना चाहते थे। तो इसीलिए जर्मन जो कन्फेडरेशन है, जर्मनिक कन्फेडरेशन, जिसे नेपोलियन ने इन्वेड करके 39 में कन्वर्ट किया था, उसको उन्होंने अनटच रखा, उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ। उसका कारण ये रहा कि उससे फ़ायदा हो रहा था, इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ रहा था, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी। इसके कारण उन्होंने इसको छूना बिल्कुल भी वो नहीं समझा, उचित नहीं समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका ये वाला। सो रसिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। तो ये समझ लीजिएगा क्या, देखिए ईस्ट में क्या हुआ, ये है आपका रशियन अम्पायर, तो ये पोलैंड रहा आपका, ये वाला पोलैंड हिस्सा है जो कि रशिया के साथ मर्ज किया गया, ठीक है। तो रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। सेक्सोनी देखिए ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा है, और ये रहा पर्शिया। जो जर्मनी आज प्रेजेंट डे में देखते हैं, उस समय पे लार्ज एरिया जो है पर्शियन किंगडम के अंडर आता था, ठीक है। वही जर्मनी के यूनिफिकेशन में हम लोग क्लियर करेंगे, उस चीज़ को और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये रहा आपका पर्शियन। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हुई, जो सीरीज़ ऑफ स्टेट सेटअप की गई फ्रेंच नेशन के बाउंड्री के अराउंड, ताकि फ्रांस फर्दर फ्यूचर में कभी भी एक्सपेंड ना कर सके। अब चलिए बोर्ड पे। मैप में सारी चीजें आप समझ लिए कि कौन से एरियाज को कहां पे सेटअप किया गया, ठीक है। अब देखिए सोसाइटी ड्यूरिंग न्यू कंजर्वेटिव, जब 1815 के बाद नेपोलियन को हरा दिया गया ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और ब्रिटेन के द्वारा और नया कंजर्वेटिव रिजिम स्टैब्लिश हो गया, तो सोसाइटी उस दौरान कैसी थी, सोसाइटी में क्या चल रहा था, कंजर्वेटिव और लिबरल के बीच में कैसे टेंशंस थे। तो कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मींस जो एक्चुअल में मोनार्क सिस्टम में हुआ करता था, एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि निरंकुश, देयर इज नो रिस्ट्रेन ऑन पावर, जैसे मन आएगा वैसे काम करेंगे, ठीक है। तो वही सेटअप था जो पहले मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुआ करता था। डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म, किसी तरह का आलोचना तो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। क्योंकि राजा आपकी बात क्यों सुनेगा, वो अपनी मनमानी करेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। कोई तानाशाह अगर है, अगर आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो नहीं सुनेगा, ठीक है। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, साउथ टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी लिबरल्स लोग सोसाइटी में थे, तो एक लॉजिकल रैशनल होकर के सवाल पूछना जायज था कि आपको कौन अथॉरिटी देकर के गया है कि आप हुकूमत करें, आप रूल करें, ठीक है। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट पे सवाल करना लिबरल्स का काम था, क्वेश्चन करना, और उससे उस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। कारण क्योंकि वो पावर में, और पावर में जो व्यक्ति होता है वो कभी भी आपकी नहीं सुन रहा है, और नहीं सुन रहा है इस समय पे सोसाइटी में जो कंजर्वेटिज्म रिजिम में, ठीक है। नाउ इंपोज सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, ड्रामा, सॉन्ग, जितने भी चीजें होंगी, इसमें कौन क्या कहेगा, क्या बोलेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, यहाँ का ऑटोक्रेटिक रूल। सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड, क्या कहा जाएगा न्यूज़पेपर में, बुक्स में क्या लिखा जाएगा, प्लेस कैसे होंगे, सॉन्ग्स कौन से गाए जाएंगे, ये सारी चीजें। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए यहां से समझिएगा, जो सेंसरशिप है वो तो इंपोज की गई किसके द्वारा, जो कंजर्वेटिव रिजीम है, ठीक है। बट स्टिल लिबरल अपना ट्राई करना जो है, कोशिश
क्योंकि इससे पहले नेपोलियन के दौरान में उन्होंने बहुत सारा फ्रीडम एंजॉय किया था। ये अलग बात है, नेपोलियन डिक्टेटर रहा, लेकिन उनके रिफॉर्म्स जो किए गए थे, मॉडर्न रिफॉर्म्स जो किए गए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अच्छा बनाते हैं, फ्रीडम लाते थे। ठीक है, तो स्टिल ये रिफ्लेक्ट करता था आइडियाज ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, जो उस समय पे लिबर्टी उन्होंने एंजॉय किया। एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बार बार आता है ये नाम, तो इसे आप पढ़ ही लीजिए एक बार, फिर से रिकॉल कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जब हुआ तो वो आइडियाज कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है, विचार कभी नहीं मरता है। ठीक है, अगर विचार नहीं मरता है तो वापस से वो कहीं ना कहीं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन में आएगा। और लिबरल स्टिल ट्राई कर रहे हैं कि ये नेशन स्टेट बने, यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग हो। वही चीज है, कौन है लिबरल? लिबरल जिनको अभी भी बिलीव है इंडिविजुअल फ्रीडम में, इक्वालिटी में, गवर्नमेंट बाय कंसेंट में, यूनिवर्सल सफरेज राइट में। तो वो लिबरल्स अभी भी स्टिल ट्राई कर रहे हैं कि जो आइडियाज रहे हैं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज रहे थे, जो बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी स्प्रेड होंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो कंजर्वेटिव रिजीम है समवेयर कहीं ना कहीं लिबरल और वर्सेस कंजर्वेटिज्म हो जाता है उस समय की सोसाइटी। ठीक है ना, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? सोसाइटी ड्यूरिंग द न्यू कंजर्वेटिव, यानी कि जब न्यू कंजर्वेटिव वहां पे स्टैब्लिश है तो सोसाइटी की क्या हालत रही होगी। ठीक है, तो उसमें सोसाइटी में हालत ये रही कि वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं झेल रहे हैं, कोई भी उनके गवर्नमेंट पे, उनके गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहा है तो उसे कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और लिबरल्स कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं कि वापस से कंजर्वेटिव रिजीम को हटाया जा सके। ठीक है, अब कैसे हटाया जा सके, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये रहा कि द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू बी इंस्पायर द लिबरल्स। जो मेमोरीज हैं, जो पुरानी यादें हैं फ्रांस की क्रांति के, पुराने जो थॉट रहे, विचार रहे, क्योंकि विचार तो कभी मरेगा नहीं, तो वो आइडियाज जो कंटिन्यूअसली, उनके विचार जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, किनके? इनके लिबरल्स के, वो उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो वक्त आएगा तो बताया जाएगा आपको कि लिबरल्स यानी कि हम कौन हैं और कंजर्वेटिव यानी कि जो अभी पावर में है वो कौन है। सत्ता बदलेगी, यानी कि जो रूल में है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो ये तो टाइम के हिसाब से देखा जाएगा कि चेंज होगा नहीं होगा, हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम रेवोल्यूशनरीज में गिउसेप मज़ेनी, जो कि इटली को यूनिफाई करने में जिनका एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।